Hello students. In this lecture, we will learn about the ecosystems and this is the first lecture of the ecosystem, and so we will learn about the introduction part and what is the ecosystem and how the term coined and what is the ecology. We will learn each and everything. This ecosystem is what? क्या है इकोसिस्टम? इसको अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले हम इसकी बात रखें कि ये जो टर्म था इकोसिस्टम का, इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1935 इन द पब्लिकेशन बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टेंसले, जो कि इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये आज के समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें काफ़ी पूछे जाते हैं कि इकोसिस्टम का जो टर्म था वो किसने कॉइन किया। दैट वाज आर्थर टेंसले इन 1935। टेंसले ने बताया कि भाई कुछ न कुछ बातें रखी, तो ही डिवाइज द कंसेप्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि एवरी इन्वायरमेंट कंटेन्स सम ऑर्गेनिज्म, सम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल का इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो उसको समझने के लिए एक नए शब्द की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि इकोसिस्टम होना चाहिए। तो अन इकोसिस्टम इज अ रीजन, तो उन्होंने कहा कि इकोसिस्टम एक रीजन है विथ ए स्पेसिफिक एंड रिकॉग्नाइजेबल लैंडस्केप फ्रॉम सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स, कोस्टल एरियाज। कि जो इकोसिस्टम है वो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड का हो सकता है, डेजर्ट्स का अलग इकोसिस्टम है, वेटलैंड का अलग, कोस्टल एरियाज के अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। एक रीजन है, एक स्पेसिफिक कंडीशंस है वहां की, और वो एक अलग से रिकॉग्नाइज है। इसी के आधार पे ज्योग्राफिकली इसको समझाया गया कि जो इकोसिस्टम का जो नेचर था वो डिफाइन किया गया कि जियोग्राफिकल जो फीचर्स है वो क्या है। हिल्स के अलग कंडीशंस आएंगी, माउंटेन्स में अलग कंडीशंस होंगी, प्लेन्स में अलग है, रिवर्स में, लेक्स में, कोस्टल एरियाज, आइसलैंड्स में अलग अलग कंडीशंस होंगे। जियोग्राफिकल फीचर्स के बेसिस पे जो इकोसिस्टम था उसका नेचर बेस था, ये एक्सप्लेन किया गया। इट वॉज ऑल्सो कंट्रोल बाय क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज अमाउंट ऑफ सनलाइट कितनी पड़ रही कहाँ पे, टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल उस पर्टिकुलर रीजन में क्या है। इन जो बातें हैं, इन बातों के आधार पर उस स्पेसिफिक कंडीशन में कहा गया कि वहाँ का अलग से इकोसिस्टम होगा। ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, क्लाइमेटिक एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स इट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो बात रखी गई कि भाई जो हमारे पास सिस्टम है उसमें क्या क्या हो सकता है। या तो एक नॉन लिविंग थिंग्स होंगे जिनको अबायोटिक हम बोलते हैं, या होंगे लिविंग थिंग्स। These create features create conditions that support a community of plants and animals that evolution has produced to live in these specific conditions. तो geographical, climatic, soil characteristic अच्छी होंगी जो कि नॉन बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अबायोटिक हैं। तो वो बायोटिक को हेल्प करेंगे। तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं जो भी ब्रीथ करते हैं, जो उसका पूरा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, तो वो अगर नॉन लिविंग जो अबायोटिक कंडीशंस अच्छी होंगी तो वहां पे लिविंग यानी बायोटिक सिस्टम्स और हेल्दी होगा। तो इस बात को समझा गया, इसलिए एक नया टर्म आता है कि वह क्या होगा, जो इकोसिस्टम था वो इकोलॉजी में कन्वर्ट हो गया। नया टर्म आया कि द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, और हेल्दी अबायोटिक कंपोनेंट अगर होंगे तो हेल्दी बायोटिक कंपोनेंट होगा। तो द इंटरेक्शन इज बेसिकली इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो नया शब्द हमारे सामने आता है वो एक ग्रीक ओरिजिन है जिसमें ओकियोस बोला गया जिसको, और इसको अर्नस्ट हैकल ने एक टर्म को कॉइन किया। दिस इज अनदर GK question, because nowadays every exam consists environmental studies as well, and the term was coined by Ernst Haeckel in 1866। तो उन्होंने बताया कि इकोलॉजी का मतलब है ओकियोज यानी हाउस होल्ड की जो स्टडी होती है उसको कहा गया इकोलॉजी। एंड दिस इकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउस और इन्वायरमेंट इन विच वी लिव। इकोलॉजी किसी भी तरीके से हो सकती है, और साइंटिफिक स्टडी जो इसका जो डेफिनेशन बताएगी वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म
एंड देयर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स। तो साइंटिफिक स्टडी जो है होती है जिसमें कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मींस बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है। तो उसी इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम इकोलॉजी यहाँ पे बोलते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, एक अगर हम बटरफ्लाई है उसका एक अपनी इकोलॉजी, एक अलग सराउंडिंग्स है, उसका इंटरेक्शन हो रहा है जो बायोटिक सिस्टम है, बायोटिक सिस्टम के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ इस वाले फिगर में हम देख रहे हैं कि सनलाइट है जो कि अबायोटिक है, लेकिन विदाउट सनलाइट नोबडी और इवन नो द अदर क्रीचर विल सर्वाइव, बिकॉज सनलाइट ही एक ऐसा है जो कि सबको प्रोटेक्ट करता है। एयर है, वाटर है, जिसमें कि बैक्टीरिया पनपते हैं, प्लैंक्टन्स हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, एल्गीज हैं, रोटन लॉक्स हैं, फंजाई हैं, टर्माइट माउंट्स हैं। ये एक इकोलॉजी को बनाते हैं जिसमें इको यानी इंटरेक्शन हो रहा है जहाँ पे बायोटिक और नॉन बायोटिक का। जितने भी हमारे पास इंसेक्ट्स हैं इनका इंटरेक्शन है बायोटिक के साथ का, जितने भी एनिमल्स हैं इनका इंटरेक्शन है, जितने भी छोटे इंसेक्ट्स हैं सभी का इंटरेक्शन है। तो ऑल द इंटरेक्शंस बिटवीन the biotic and abiotic, their scientific studies ecology, and that was the term coined by the Ernst Haeckel। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसी भी जीके में, तो नॉर्मली इन्वायरमेंटल स्टडीज में ये एक बेसिक कंसेप्ट है अबाउट द इकोलॉजी। हम बात करते हैं तो थोड़ा और अगर समझ लेते हैं इकोलॉजी को। ईच लोकल एज एन इंटीग्रेटेड होल ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स दैट इज फंक्शन ऑफ यूनिट। हम टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, टेम्परेचर अलग है। कैरिबियो की बात करते हैं, कहने का मतलब है जगह ग्रास लैंड हैं तो वहाँ पे अलग अलग क्रीचर्स होंगे, अलग अलग वहाँ के एनिमल्स होंगे। टुंड्रा में रहने वाले अलग अलग तरीके के क्रीचर्स होंगे, तो उसकी बायोटिक जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसके बेसिस पे ही जो बायोटिक इन्वायरमेंट है वो अलग होगा। क्योंकि अबायोटिक के साथ साथ जो उसके साथ एक्लिमेटाइज कर सकते हैं, उसके साथ अडेप्टेशन में आ सकते हैं, वही वहाँ पे रहेंगे, वो उसकी अपना अलग इकोलॉजी होगी। तो लोकल वाइज भी इकोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो बायोटिक थिंग्स क्या होते हैं, हम अगर बात करें लिविंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, जो लिविंग होते हैं उनको बायोटिक हम कहते हैं। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, पूरे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन इकोसिस्टम में रहने वाले छोटे छोटे कीट पतंग से लेके पूरा जो जीव होते हैं जो जीते हैं उसको हम बायोटिक कहते हैं कंपोनेंट। अबायोटिक का मतलब होता है जो नॉन नॉन लिविंग है लेकिन वो इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें सनलाइट हमारी सबसे महत्वपूर्ण है, रेन है, एयर है, और साथ साथ में जो सॉइल है उसको हम अबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं इकोसिस्टम की, देख लेते हैं हम। इकोसिस्टम फंक्शंस थ्रू सेवरल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी हम कर रहे हैं तो हम बायोजियोकेमिकल जो साइकिल्स उसमें होंगी उसको स्टडी करेंगे। और एनर्जी का ट्रांसफर होगा वन मैकेनिज्म टू दी वन कंपोनेंट टू दी अनदर कंपोनेंट, और उसकी एक ट्रांसफर मैकेनिज्म होगी। तो इकोसिस्टम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फंक्शन करता है। तो इसी को हम समझ रहे हैं। ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ इट्स नॉन लिविंग और अबायोटिक फीचर्स। एयर है, वाटर है, क्लाइमेट्स एंड सॉइल्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन इनका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इट्स बायोटिक कंपोनेंट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें प्लांट्स एनिमल्स जो है वो बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट प्ले करते हैं। बोथ दीज एस्पेक्ट इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू सेवरल फंक्शंस एस्पेक्ट टू फॉर्म नेचर्स इकोसिस्टम। सभी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, नेचर का एक नया इकोसिस्टम डेवलप होता है। प्लांट्स हैं, हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस, कैन बी सीन फ्रॉम फूड डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स। ऑल दी चेन्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म द वेब ऑफ द लाइफ, क्योंकि जब ये चेन आपस में जुड़ेंगे तो उनका एक वेब बनेगा जिसमें कि जिसके आधार पर ह्यूमन बींग उस पर डिपेंडेंसी शो करते हैं। ईच ऑफ अस ईच ऑफ दीज यूज एनर्जी, बिना एनर्जी के ट्रांसफर के, बिना एनर्जी के कंजम्पशन के सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी वहां पे होगी दैट कम्स फ्रॉम द सन एंड पावर्स द सिस्टम। सूरज से रोशनी मिलती मिलती है तो उस सिस्टम में सूरज की रोशनी होने से पूरा सिस्टम रिजनरेट होता है, पूरा सिस्टम चार्ज होता है, पावर का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और वो सिस्टम एग्जीक्यूशन में आता है कि भाई इंट्रैक्शन में ह्यूमन बींग्स या जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो ग्रो करेंगे, तो एक दूसरे के साथ अपनी डिपेंडेंसी दिखाते हैं।
So this is the basic characteristics of the ecosystem, but ecosystem has been degraded, and ecosystem are the basis of the life itself. Natural ecosystem की हम बात करें, the wilderness provides a variety of products and are regions in which a number of vital ecological processes are present, without which human civilization would not be able to exist. क्योंकि जहाँ पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहाँ की आबो हवा और वहाँ का जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग होंगे, क्योंकि उसकी जो डिपेंडेंसी है अबायोटिक कंपोनेंट्स पे, वो अबायोटिक कंपोनेंट्स का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो उसी के बेसिस पे ही वहाँ पे ये कंसेप्ट आ सकता है कि ह्यूमन कैन सर्वाइव और द सिविलाइजेशन कैन एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ नॉट। Ecosystem are however frequently disrupted by human actions. Definitely, we all interact with the environment and we are influencing our environment. Definitely, another point, environment is also influencing us, which leads to the extinction of species. जिससे क्या हो रहा है, स्पेसीज जो होती हैं उनका एक्सटिंक्शन, विलुप्त प्राय होती जा रही है स्पेसीज, क्योंकि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। प्लांट्स की स्पेसीज, एनिमल्स की, दैट कैन लिव ओनली इन डिफरेंट नेचुरल इकोसिस्टम, तो उनके लिए एक अलग डिफरेंट नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो उसी में रह सकते हैं। सेम इकोसिस्टम में रहने की अगर हम बात करें तो उसके लिए अगर हम डिग्रेडेशन करते हैं, ह्यूमन का डिग्रेडेशन अगर होगा नेचुरल सिस्टम में, तो इफेक्ट पड़ेगा। उस अफेक्शन से, अफेक्ट होने से एक्सटेंशन हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का। Some species, if eliminated, seriously affect the ecosystem. They are called keystone species. ये देखिए, ये जो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे, keystone species. keystone species किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, तो उसका मतलब है कि ऐसे स्पीसीज जिन स्पीसीज की खत्म होने से या एक्सटिंक्शन की कगार पे आने से या इनका पूर्ण रूप से विलुप्त होने से जिसमें इकोसिस्टम पूरा निर्भर करता है, तो वो कीस्टोन स्पीसीज होंगे। जिसका एक केस स्टडी हम समझ सकते हैं कि बाज जो हैं धीरे धीरे विलुप्त प्राय की श्रेणी में आते जा रहे हैं, और हम जानते हैं वो एक एक्सकेवेटर्स या जिसको हम बोलते हैं रॉटन थिंग्स को खाते हैं, और यानी जो सड़े गले मांस जो जानवरों के जंगलों में पड़े रहते हैं उनका कंजम्पशन करते हैं। बट डे बाय डे उनका जो स्पीसीज वो कम होती जा रही हैं, तो वो उस इकोसिस्टम को अफेक्ट करती हैं। तो वी कैन से दैट दीज आर द कीस्टोन स्पीसीज। And extinction action due to the change in the land use. Forests are deforested, जंगल काटे जा रहे हैं लकड़ियों के लिए. Wetlands are drained to create more agricultural land and semi-arid grassland that are used as a pasture are changed in irrigated fields. Pollution from industry and waste from urban setting can also lead to extinction for several species. Increasing extraction of resources, the most natural of the cost of natural ecosystem, leading to the dearrangement of these their important functions. यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हम बात करें रिसोर्स यूटिलाइजेशन की, तो मोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूज्ड देयर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो ये शब्द हमारे पास सस्टेनेबल आता है, मतलब उन्होंने अपने एक भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए भी नेचर का दोहन कंट्रोल्ड वे में किया, मैनेज्ड वे में किया, जिससे कि वो नेचुरल रिसोर्स फ्यूचर के लिए भी सेफ रहे और साथ साथ में वो इकोसिस्टम हर किसी को अफेक्ट करे और सबके लिए बेनिफिशियल हो। इस तरीके से उसका एनवायरनमेंट के केस में उसका ट्रेडिशनल यूटिलाइजेशन किया गया। दो इनइक्वलिटी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन हैज एग्जिस्टेड इन एवरी सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग कंसेप्ट है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट यूज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रिसोर्सेज was extremely limited. In recent times, the proportion of rich people in affluent society grew rapidly. धीरे धीरे लोग जो रिच हैं वो रिचर होते रहा, जो पुअर है पुअरर होते रहा। इनइक्वलिटी दस बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम। उस इनइक्वलिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई क्योंकि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। The economically better off section began to use greater amounts of forest products, while those people who live in their forest become increasingly poor. Similarly, the building of large irrigation projects led to wealth in those areas that had canals, while those hand who had to remain independent on the constant supply of water from rivers itself. तो जीवन प्रत्याशा कम होती रही, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर
नहीं हुआ। द की टू दिस इश्यू इज नीड टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस होता है रिसोर्स इकोसिस्टम के साथ। अगर नेचुरल का रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो, एक्सट्रैक्ट जो उसका जो एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं प्रॉपर ना हो, मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो, तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो ह्यूमन पे सर्वाइवल इफेक्ट पड़ जाएंगे। तो अब हम इकोसिस्टम के फंक्शन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात करें, कंपोनेंट दैट मेक्स अप द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वो इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वो इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में है प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स, जो कि लिंक करते हैं बायोटिक अबायोटिक को तो बायोटिक एस्पेक्ट्स में। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि बहुत सारी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और उन दोनों के इंटरेक्शन से ही कहीं ना कहीं इकोसिस्टम जो है फंक्शन करता है, क्योंकि इन्हीं कंपाउंड से एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। और क्लाइमेटिक जो रिजिम्स हैं उनमें टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, लाइट है, टोपोग्राफी उसकी है। तो ये इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्लाइमेटिक रिजिम्स हैं उसमें, उसमें प्रोड्यूसर्स हैं जिसको हम जो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स हैं, फेगोट्रॉप्स जिसको हम बोलते हैं जो कि लार्ज एनिमल्स हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स की बात करते हैं जिसको हम सेप्टोट्रॉप्स और या एब्जॉर्बर्स फंजाई हैं उनको हम कहते हैं। सेप्ट्रो का मतलब होता है रोटन, ट्रॉप्स का मतलब फीडिंग करना, यानी रोटन थिंग्स को जो फीड करता है उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोट्रॉप्स में का बेसिक मतलब होता है जो माइक्रो जो थिंग्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सभी सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो इनका फंक्शनल एस्पेक्ट है इकोसिस्टम का वो देखें, जिसमें कि एनर्जी का साइकिल होती है, और एनर्जी साइकिल के साथ साथ फूड चेन का इसमें कंट्रीब्यूशन है। डाइवर्सिटी, इंटरलिंकेज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरलिंकिंग है वो उसकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। न्यूट्रिएंट साइकिल होगी जिसमें कि बायोजियोकेमिकल साइकिल होंगी, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं इकोसिस्टम में। जितने भी एनिमल्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक सिस्टम्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट साइकिल देते हैं। तो ये फंक्शनल है। और उसके बाद आता है इवोल्यूशन, जिसमें कि स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर क्या है इकोसिस्टम का और वो कैसे वर्क करेगा, दोनों चीजों के ऊपर पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है। अगर इनमें से किसी चीज की कमी अगर हो जाती है, इसका मतलब है कि उसके जो सर्वाइवल्स रेट्स हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, तो वो बहुत पुअर हो जाएंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी। तो ये दोनों स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स और फंक्शनल एस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम का। इसके बाद हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम में जो साइकिल्स हैं कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और किस प्रकार से ये चीज़ें हर ह्यूमंस के लिए इफेक्टिव होती हैं, और किस प्रकार से ह्यूमन को अफेक्ट करती हैं, और ह्यूमंस इनको कैसे अफेक्ट करते हैं। इफ यू like this lecture, please share and subscribe. Thanks for watching.